नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। वर्तमान में ये बहुत विवादित भी है। वर्तमान में बहुत सारे संगठन, बहुत सारे समुदाय जो हैं भारत के, वो इस विषय को उठा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 44 है, 44 है, उसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा गया है। आज हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से वास्तविक रूप में एक समझ आपका जो है वो पूरी तरह से विकसित होगी। एक स्टूडेंट के नाते भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, देश के नागरिक होने के नाते भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज का जो टॉपिक है हम उसे कवर अप करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता। अब देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि ये जो समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आखिर है क्या या इसका उल्लेख कहां पर है। तो सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व, कौन से नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिनको कहा जाता है इन अ शॉर्ट फॉर्म, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 44 जो है वो इस बात का वर्णन करता है कि जब राज्य का सामर्थ्य होगा तब देश में एक समान नागरिक संहिता जो है उसे लागू किया जाएगा। तो संविधान के अनुसार प्रावधान जो है वो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसका प्रावधान लिखा गया है। अब क्योंकि डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व, देखिए दोस्तों, संविधान का ऐसा भाग है जो सरकार के सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर डीपीएसपी में लिखा है कि सरकार का यह दायित्व है कि भारत की जो जनता है उनके बीच में धन का संकेंद्रण आपका कम होना चाहिए, मतलब अमीर अमीर ना होता जाए, गरीब गरीब ना होता जाए, तो सरकार बाध्य नहीं है कि वो इसी साल इस पर काम करे। सरकार कंटिन्यूटी में इस पर काम करेगी, अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करेगी, है ना। तो संविधान में ये जो भाग बनाया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो ये सरकार के लिए एक प्रकार से सकारात्मक है कि आपको देश को कल्याणकारी बनाना है, तो इन सारी चीजों को समय के साथ करना पड़ेगा ताकि देश विकास कर सके, डेवलप हो सके। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि भारत में जो है अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का कह दिया जाए या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपके ब्रिटेन के लंदन में व्यापारियों द्वारा बनाई गई एक प्राइवेट कंपनी थी, वो भारत में प्रवेश करती है 1608 में, और 1608 से लेकर आपका जो है 1857 या भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम तक कंपनी भारत में शासन करती है। 1857 में जब कंपनी का विद्रोह होता है, कंपनी की सेना विद्रोह करती है, मंगल पांडे का नाम आपने सुना होगा, तब ब्रिटेन की जो महारानी है वो इस कंपनी को भारत के शासन से हटा देती है और यहां से चालू होता है ब्रिटेन की महारानी का शासन, ब्रिटेन की ताज का शासन, ब्रिटेन के ताज का या महारानी का या क्राउन का आधिपत्य भारत में, क्राउन का शासन भारत। तो भारत में आपका शासन आपका महारानी का चालू हुआ 1857 से, और ये कब तक चला, 1947 तक। जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक आपके ऊपर महारानी का शासन था, उससे पहले एक कंपनी का था। जब अंग्रेज भारत में आए तो न्याय व्यवस्था की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जिस समय ये भारत में आए और न्याय व्यवस्था में इन्होंने परिवर्तन करना चालू किया, उस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पहले भारत में शासन किसका चल रहा था, मुगल का।
भारत में शासन किसका चल रहा था? मुगलों का शासन चल रहा था। और न्याय व्यवस्था भी मुगलों के कानून, या कहा जाए तो इस्लामिक आपके जो धर्म कानून है, शरीयत है, कुरान है, और उसके अलावा भारत के जो अन्य सामुदायिक जो आपके धर्म के आपके जो कानून है, उनके अनुसार इस समाज को आगे बढ़ाया जा रहा था। जो उस समय की अगर देखी जाए तो वो नीड भी थी और उस समय की परिस्थिति भी थी, क्योंकि उतना आधुनिक भारतीय समाज नहीं हो पाया था विश्व के अन्य देशों के साइंस या उस समय के कानून के आधार पर, है ना। तो भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। आधुनिक न्याय व्यवस्था का प्रारंभ जो है, कैसी आधुनिक, आपकी जो है आधुनिक न्याय व्यवस्था दोस्तों, आधुनिक न्याय व्यवस्था प्रारंभ किसके द्वारा हुई? अंग्रेजों के द्वारा। और भारत में पहला 1773 में सुप्रीम कोर्ट खोला गया, जिसे आपका जो है फोर्ट विलियम या कलकत्ता में आपका जो है स्थापित किया गया। भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट या भारत का पहला न्यायालय जो है वो आपका 1773 के कानून के अनुसार बनाया गया। 1774 से उसने काम करना चालू किया और यहां से आधुनिक न्याय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब जो भी मेरे मित्र आपका इस वीडियो में जुड़े हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, शासन में आपका जो है, शासन में शक्ति जो है वो शक्ति 3 अंगों में बांटी जाती है। कितने अंगों में? 3 अंगों, है ना। पहला, जो कानून बनाते हैं जिन्हें हम विधायिका कहते हैं। दूसरा, जो इन कानून को लागू करते हैं जिन्हें हम कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा, जो न्याय प्रदान करते हैं और देश में न्याय का शासन या कानून का शासन स्थापित रखते हैं, उसे हम कहते हैं न्यायपालिका। तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? न्यायपालिका के आधुनिकीकरण की। ठीक है, तो भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था जो है वो 1774 से प्रारंभ हुई। अब इस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत भारत में कानून व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया। दीवानी, या आप ऐसे कह सकते हैं भाई कानून व्यवस्था है उसे 2 प्रकार से बांटा गया। पहला, दीवानी या जिसे सिविल भी कहा जाता है। दूसरा, आपराधिक, जिसे क्रिमिनल भी कहा जाता है ना। भारत की जो कानून व्यवस्था थी उसको 2 भागों में बांटा गया, दीवानी और आपराधिक, सिविल और क्रिमिनल। ठीक है, अब दीवानी और आपराधिक मामले आप सभी को जानने चाहिए कि ये कैसे मामले होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। दीवानी मामले दोस्तों ऐसे मामले होते हैं जो एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के खिलाफ दायर करता है। वो सभी मामले जिसमें दोनों पक्ष व्यक्ति होते हैं, समाज का व्यक्ति होता है, वो मामले क्या कहलाते हैं? दीवानी मामले कहलाते हैं। उदाहरण के लिए शादी, तलाक, वसीयत, बच्चे का गोद लेना, संपत्ति इत्यादि। ठीक है, ये सभी मामले कैसे मामले हैं? दीवानी मामले हैं। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मामला दायर करता है। भाई शादी आपने 2 व्यक्तियों के बीच में की है तो दोनों व्यक्ति आपके पक्षकार होंगे। तलाक हो रहा है 2 व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, महिला और पुरुष के बीच में हो रहा है। आपका जो है बच्चे को गोद लेना है तो 2 पार्टी के बीच में बच्चे को गोद लिया जा रहा है। संपत्ति की बात की जाए तो संपत्ति भी आपका परिवार के बीच में बंट रही है या 2 व्यक्तियों के बीच में बंट रही है। और इसीलिए ये सभी जितने मामले होते हैं दोस्तों, इन मामलों में सरकार या न्यायालय द्वारा जो है सिर्फ क्या दी जाती है? क्षतिपूर्ति दी जाती है, कंपनसेशन दिया जाता है। इन मामलों में कभी भी सजा नहीं दी जाती है, पनिशमेंट नहीं दी जाती है। क्या दी जाता है? सिर्फ और सिर्फ आपका जो है क्षतिपूर्ति दी जाती है। भाई आपने कभी सुना है कि तलाक का मामला था, महिला और पुरुष तलाक लेने गए थे, महिला को तलाक मिल गया और पुरुष जो है उसको आपका आजीवन कारावास दे दिया? या आपने ऐसा सुना हो कि 2 भाई जमीन के लिए लड़ रहे थे, एक भाई को जमीन दे दी गई और दूसरे भाई को कहा गया कि भाई आपका जो है 14 साल का कारावास दिया जाता है? या कभी ऐसा मामला हो कि वसीयत में लड़ाई हो गई 2 भाइयों की, एक को संपत्ति मिल जाए दूसरे को फांसी की सजा?
आज तक कभी ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। भारत में दीवानी मामलों में क्या दी जाती है? क्षतिपूर्ति दी जाती है, कंपनसेशन दिया जाता है, क्योंकि लड़ने वाले दोनों पक्ष व्यक्ति हैं, इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर आप तलाक ले रहे हो तो वो सरकार से थोड़ी तलाक ले रहे हो, तो आप व्यक्ति से तलाक ले रहे हो, तो उससे सरकार का क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो दीवानी मामले हमेशा याद रखिएगा ऐसे मामले हैं जो दो व्यक्तियों के बीच में होते हैं, ठीक है। दूसरे हैं आपराधिक मामले। कौन से मामले? आपराधिक मामले। अब ये ऐसे मामले हैं दोस्तों जो एक व्यक्ति किसके खिलाफ करता है? राज्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी की क्या कर दी? हत्या, या किसी के यहां क्या कर ली? चोरी, या किसी के यहां क्या कर लिया? अपहरण या बलात्कार जैसे मामले, ठीक है। ये सभी आपके मामले जो हैं, अगर आपने किसी की हत्या की, सपोज करिए आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आपने मर्डर उस व्यक्ति का नहीं किया, आपने चुनौती दी किसको? उस सरकार को या उस राज्य को कि देख लो, तुमने इस व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता दी थी, मैंने उसके जीने का अधिकार छीन लिया, अब तुमसे जो करते बने कर लेना, ठीक है। तुम चुनौती किसको देते हो? राज्य को देते हो, सरकार को देते हो। किन मामलों में? आपराधिक मामलों में। और इस कारण से आपराधिक मामलों में राज्य जो है आपको क्या देता है? सजा देता है। क्या देता है? पनिशमेंट देता है, सजा देता है। अब सजा आपका जुर्माना हो सकती है, ठीक है, सजा के रूप में कारावास हो सकता है, सजा के रूप में आजीवन कारावास हो सकता है, या फिर सजा के रूप में फांसी हो सकती है। ये चार प्रावधान है, इन चारों में से कोई एक सजा दी जा सकती है। या तो जुर्माना लगाया जा सकता है, या कारावास मिल सकता है, या आजीवन कारावास मिल सकता है, या फांसी मिल सकती है, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था, मुझे अनुमान है कि आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। ये है आपका दीवानी और ये है आपराधिक। दीवानी में दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, क्षतिपूर्ति दी जाती है। आपराधिक मामले में एक व्यक्ति राज्य को चुनौती देता है, और जब राज्य को चुनौती देता है तो उसे सजा दी जाती है चार प्रकार की, या तो जुर्माना, या तो कारावास, या तो आजीवन कारावास, और या फिर आपका जो है फांसी, ठीक है। ये चार आपके जो मामले हैं या चार सजाएं जो हैं ये दी जाती हैं क्योंकि आपने राज्य को चुनौती दी है। क्लियर है यहां तक, है ना? अब आगे बढ़ते हैं हम इससे। अब देखिए, अंग्रेजों की समय की बात की जाए तो ये जो कानून व्यवस्था थी, इस कानून व्यवस्था में दीवानी और फौजदारी दो मामले थे। अब अंग्रेजों ने जब भारत की आधुनिक न्याय व्यवस्था प्रारंभ की या न्याय को आधुनिक करना प्रारंभ किया, तो हम न्याय के लिए न्याय की किताब होना भी जरूरी है। भाई किस व्यक्ति को किस आधार पर सजा मिलेगी? भाई भारत में जो पहले समाज था वो या तो धर्म के आधार पर सजा देता था या जाति के आधार पर सजा देता था, ठीक है। भाई अगर आपकी जाति उच्च है तो निचली जाति वाले के अगर आपने कोई कार्य किया है तो वैसी आपकी सजा होगी। तो भारतीय समाज में जो आपकी सजा व्यवस्था थी या पनिशमेंट सिस्टम था वो आपके धर्म के आधार पर बटा हुआ था, और इसीलिए कोई एक किताब की आवश्यकता थी जो कार्यों को जो है धर्म के आधार पर न देखकर उनके कार्य के आधार पर सजा दे, परिस्थिति के आधार पर सजा दे। और इस कारण से अंग्रेजों ने सजा के प्रावधान के लिए, सजा के प्रावधान के लिए जो है एक किताब बनाई जिसको हम कहते हैं आईपीसी या भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता, ठीक है। अब आप पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति का मर्डर कर दें, तमिलनाडु के किसी व्यक्ति का मर्डर कर दें, गुजरात के किसी व्यक्ति का मर्डर कर दें, या मणिपुर के किसी व्यक्ति का मर्डर कर दें, ऊंची जाति का कर दें, ब्राह्मण का कर दें, क्षत्रिय का कर दें, वैश्य का कर दें, या और किसी आपकी जाति व्यवस्था उपजाति व्यवस्था किसी का कर दें, आपको जो सजा है वो ना तो क्षेत्र के आधार पर मिलेगी, ना आपको सजा धर्म के आधार पर मिलेगी, आपको सजा मिलेगी परिस्थिति के आधार पर। अगर आपकी परिस्थिति जो है वो ऐसी थी कि आपने कारणवश उसका मर्डर किया है तो आपको उस प्रकार की सजा दी जाएगी। अगर आपने मर्डर अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है तो सजा उस प्रकार से मिलेगी। आपने किसी की हत्या गलतीवश की है
तो सजा उस आधार पर मिलेगी। तो इस तरह से आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि दफा 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। तो हत्या में जो फांसी की सजा है वो 302 आपकी जो है आईपीसी की किताब में ही लिखी है। तो ये सजा के प्रावधान को अंग्रेजों ने यूनिफाइड कर दिया और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम था जो किसने किया, अंग्रेजों ने, क्योंकि ये बहुत कठिन काम था कि सजा का प्रावधान से धर्म को बाहर निकालना और परिस्थितियों को रखना। ठीक है, अंग्रेजों ने यह काम पूरी तरह से कर दिया और आज भी भारत में दंड का प्रावधान जो है वो किस किताब से होता है, आईपीसी की किताब से होता है। और इसी के द्वारा जो धाराएं दी गई हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो धारा 309 है, अगर आपको कोई आत्महत्या के लिए उकसाता है तो धारा 309 है, 302 आपकी आत्महत्या के लिए है ही। ठीक है, बलात्कार जैसे मामलों के लिए 376 इत्यादि आपकी धाराएं उपस्थित हैं और वो सब कहां है, आईपीसी या भारतीय दंड संहिता। ठीक है, अब तो ये तो पहली किताब हो गई सजा के प्रावधान की। दूसरी किताब जो महत्वपूर्ण किताब होती है सजा आपके या आपराधिक मामलों की, वो होती है प्रक्रिया की। प्रक्रिया का मतलब न्यायालय कैसे चलेगा, गवाही किस प्रकार से होगी, सुनवाई किस प्रकार से होगी, मतलब न्यायालय का संचालन किस विधि से होगा, उसकी भी एक किताब होती है। और उस किताब को आपका जो है नाम दिया गया सीआरपीसी या आपराधिक प्रक्रिया संहिता। कौन सी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता। और इसे हमने आजादी के बाद बना लिया 1973 में। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो ये दंड वाला था जिससे धर्म को निकालना था और ये काम तो अंग्रेजों ने कर दिया। तो बस न्यायालय की प्रक्रिया संबंधी किताब थी और उस किताब को हमने बना लिया सीआरपीसी के नाम से या आपराधिक प्रक्रिया संहिता या क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। और कब बना ली, 1973 में बना ली। और आपराधिक मामले का पूरा पक्ष एकदम क्लियर हो गया, दंड के लिए अलग किताब हो गई और प्रक्रिया के लिए अलग किताब हो गई। अब मामला है दीवानी। ठीक, अब दीवानी में मैंने आपको बताया दीवानी में मामले कैसे होते हैं, शादी, तलाक, बच्चे का गोद लेना, संपत्ति, है ना, ये सभी मामले किसमें होते हैं, दीवानी मामलों में। और सबसे ज्यादा धर्म जो है वो कहां जुड़ता है, दीवानी मामलों में। जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में हर काम कर लो, भारत का व्यक्ति इतना नमक हराम है कि आपका जो है एक प्रकार से नमक हलाल, आप सॉरी हराम नहीं, नमक हलाल जो है वो इतना नमक हलाल है कि आपका जो है आप उसे कितना भी आप जो है उसके खुद का घर लूट लो, उसी की मदद से वो लूटने देगा, लेकिन बस आपको उसे छेड़ना नहीं है उसके धर्म के मामले में। किसमें नहीं छेड़ना, धर्म के मामले में नहीं छेड़ना है। और आज भी आप परिस्थिति देखिए ना, आप हर मामले में यूनाइटेड रहते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है आप कहीं हिंदू बन जाते हैं, कहीं मुसलमान बन जाते हैं, कहीं ईसाई बन जाते हैं और आराम से धर्म विशेष के जो कुछ लोग हैं जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वो आपको कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं और आपका उपयोग करते हैं। तो ये आपका जो है दीवानी मामले दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा धर्म का प्रवेश था और इस कारण से अंग्रेजों ने इसकी भी किताब बनाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं बना पाए। ठीक है, कौन सी किताब, सबसे पहले एक प्रकार से अगर देखा जाए तो निर्णय या आपका जो है भाई जो क्षतिपूर्ति है ना भाई, क्योंकि इसमें सजा तो दी नहीं जाती, क्षतिपूर्ति दी जाती है, उसकी एक किताब बनाई जाए, लेकिन वो किताब नहीं बनी। अंग्रेजों ने किताब कौन सी बना दी, न्यायालय वाली, प्रक्रिया वाली, कि दीवानी मामलों में प्रक्रिया कैसे चलेगी, न्यायालय कैसे चलेगा, इसकी किताब उन्होंने बना दी सीपीसी के नाम से 1908 में। सीपीसी मतलब नागरिक प्रक्रिया संहिता। ठीक है, तो सीपीसी इन्होंने बना दी है ना, जिससे न्यायालय चलेगा उसको तो इन्होंने बना दिया, लेकिन आपका ये जो निर्णय या क्षतिपूर्ति वाली किताब थी, ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस किताब को बनाने से वो हिचक रहे थे क्योंकि उनको पता था शादी के मामले में धर्म है, तलाक के मामले में धर्म है, इतना ज्यादा धर्म इन्वॉल्व है कि अगर हम इस मामले में उतरेंगे तो भारत से अपना पैकअप जो 100 साल बाद होना होगा वो आज पैकअप हो जाएगा। तो एक काम करो, इस मामले में जो है हाथ मत डालो ताकि भारत के लोग आपस में लड़ते रहें और ये कभी भी विकास की तरफ न बढ़ सके। एक उदाहरण देता हूं भाई, आज तक भारत पाकिस्तान जो लड़ाई चलती आ रही है उसका कारण जो है वो भारत पाकिस्तान के लोग नहीं है। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो कभी पाकिस्तान को अमेरिका ने सहायता दी, कभी चाइना ने दी, कभी तुर्की ने दी, कभी सऊदी लोगों ने दी। वो इसलिए दी ताकि ये दोनों आपस में लड़ते रहें और दोनों का विकास रुका रहे, एशिया में कौन आगे बढ़ता रहे,
चीन, ठीक है। आज चीन विश्व की शक्ति है, हालांकि चीन और हमारी आजादी में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, हम और पाकिस्तान साथ में आजाद हुए, लेकिन परिस्थितियां आप देखें, चीन विश्व की महाशक्ति कहलाता है और हम अभी विकासशील देश कहलाते हैं, ठीक है। उसका कारण है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स जो है या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वो कई बार ऐसा होती है जो दूसरे देश को आगे बढ़ने नहीं देती, और अंग्रेजों ने भी वही किया, ये किताब नहीं बनाई, इसकी जगह पर उन्होंने धर्म विशेष की अलग अलग किताबें बना दी, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, ठीक। मुस्लिम पर्सनल लॉ कब का है? 1937 का, है ना। नेक्स्ट, ईसाई मैरिज एक्ट 1872, कब का? 1872, ईसाई मैरिज एक्ट, ठीक। उसके बाद पारसी मैरिज एक्ट 1936, ठीक है। मुसलमानों के लिए अलग से धर्म की कानून बना दी। अब उनका जो शादी विवाह तलाक बच्चे का गोद लेना है वो सब किस किताब के अनुसार होता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, और इसमें वर्तमान मुद्दा आपने देखा होगा 3 तलाक वाला, वो इसी के अंतर्गत तलाके बिद्दत एक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत दिया गया था मुस्लिम पर्सनल लॉ में। उसी तरह ईसाई मैरिज एक्ट का 1872 में कानून बना दिया, पारसी मैरिज एक्ट का 1936 में बना दिया, और समाज को अलग अलग कर दिया। जो एक क्षतिपूर्ति का कानून बनाना था कि अगर शादी करना है तो पूरे देश का एक कानून है, इससे शादी होगी, अगर बच्चे को गोद लेना है तो ये एक कानून है जो पूरे विश्व में उपस्थित है, लगभग बड़े देशों में, है ना। तो ये काम नहीं हुआ। आजादी के बाद जो भारत की सरकार थी उस सरकार से ये उम्मीद लगाई गई, पहली सरकार थी और देश उस समय देश की भावना से पूरी तरह आगे बढ़ रहा था। राजनीतिक रूप से जो आपके धार्मिक चीजें हैं वो उतनी प्रबल नहीं थी उस समय पर, लेकिन देश की सरकार की उस समय की जो भी परिस्थिति रही हो, उन्होंने आपके समान नागरिक संहिता बनाने की जगह एक और संहिता बना दी, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है। कौन सा बना दिया? हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, मतलब हिंदुओं की शादी की प्रथा भी बिल्कुल अलग कर दी। और अब भारत का समाज एक भारत देश की तरह नहीं चल रहा दीवानी मामले में, बल्कि ऐसे चल रहा है, मुस्लिम अलग, ईसाई अलग, पारसी अलग, और हिंदुओं का भी उन्होंने अलग कर दिया, ठीक। अब अनुच्छेद 44 की बात जो थी वो चाहते तो पहले ही लागू हो सकती थी, लेकिन उस समय पर क्योंकि राजनीतिक रूप से स्थिरता बहुत थी और धार्मिक रूप से कमजोर थी। अब वर्तमान परिस्थिति की अगर बात करें तो देखिए धर्म जो है वो बहुत ज्यादा आपका एक प्रकार से पॉलिटिक्स में यूज हो रहा है, और सरकार के लिए इन सभियों को समाप्त करके, ठीक है, एक समान नागरिक संहिता बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सरकार पर और देश की जनता पर कि जब वो एक साथ एक मंच पर खड़े होंगे तो इस निर्णय को लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर निर्णय लिया जाएगा तो देश में समरूपता आएगी, समानता आएगी, लोग देश के बारे में सोचेंगे ना कि धर्म विशेष। जब सारे कानून देश के अनुसार होंगे तो अपने आप जिनसे कड़वाहट बढ़ती है, जिनसे लड़ाई बढ़ती है, वो चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो ये है समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी आवश्यकता भारत को है और आज से नहीं, जब से आजादी हुई तब से है। अब देखिए हो सकता है वर्तमान सरकार इसका एक ड्राफ्ट बना सके या इसे प्रस्तुत कर सके। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस विषय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को वास्तविकता पता चले कि इसके पीछे राजनीति क्या है और आवश्यकता क्या है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक में द डिग्निटी के प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद।